दिल है समंदर जैसा का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको इजीली मिलते रहें। इसी के साथ साथ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साइमा की रुखसती के बाद अरसल और नोमी जो दिन भर के थके हुए थे जल्दी ही सो गए। अब्बा अम्मी और वो सहन में बैठे बातें कर रहे थे जब दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो नाइमा आपी गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ी थी। सहन में गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। वो उन पत्तियों को पैरों तले मसलती हुई सहन में आ गई। तो रुखसत कर दी आपने अपनी लाडली बेटी, मगर भेजी तो किसी टटपुंजे के साथ ही ना, जो बस 2 वक्त की रोटी ही खिला सकेगा। मेरी और मामू की बात मानने में कोई हर्ष तो नहीं था। मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपसे लाख चाहने के बावजूद रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, मगर मामू बरकत की तरफ से तो आप समझ लें कि अब वो कभी इस दहलीज पर कदम भी नहीं रखेंगे। वो आते ही शुरू हो गई। दुश्मन नहीं थी मैं साइमा की। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी तरह ये दोनों भी खाते पीते घरानों में लग जाएं, आपकी भी मदद होती रहेगी। वो जाहिलों की तरह बोली। अमायमा कुड़ कर रह गई। हाँ, जैसे आप उतरे हुए कपड़े भेज कर मदद कर देती हैं। वो सिर्फ सोच सकी, कह ना पाई कि बहरहाल वो उसकी बड़ी बहन थी। ये अच्छा नहीं किया आपने। वो रो दी। अम्मी अब्बा खामोश ही रहे, उन्हें क्या समझाते। वो हर रिश्ता दौलत से रखती थी। अब तो जो किस्मत में था हो गया और अच्छा ही हो गया। अब्बा ने बात ख़त्म कर दी। इतना हर्ष कैसे कर लिया? मेरा मतलब है कपड़े, जूते, मेहमानों की तवाज़ा वगैरह। वो आंसू साफ करते हुए बोली। चलो, ख्याल तो आया। वो उनके आगे मिठाई और चाय रखते हुए सोच कर रह गई। हम कहाँ कर सकते थे। अमायमा ने कभी प्राइस बॉन्ड खरीद रखा हुआ था, उसी पर 25,000 का इनाम निकला था। खुशकिस्मती से अच्छे मुखलिस और बेरिया लोगों का रिश्ता भी मौजूद था। बस सादगी से काम हो गया। जेवर में तोले भर का सेट था जो मैंने संभाल रखा था। दुल्हा दुल्हन के चंद जोड़े बनाए थे। वकार की अच्छी सी घड़ी खरीदी थी। कुछ चाय पर खर्च हो गया। एक सोने का सेट दुल्हा की माँ लाई थी और हाँ, सोने की बालियाँ गालिब ने डाली थी साइमा को। अम्मी ने तफसील से बताया। नाइमा आपी का मिठाई तक जाता हाथ रुक गया। ये गालिब कौन है? जहाँ अमायमा बच्चों को पढ़ाने जाती है, इन बच्चों का चाचा है। जाहिद की शादी पर अमायमा की गलत फहमी में उसकी भाभी साइमा को मिली थी। फिर गालिब ने भी वहीं साइमा के सर पर हाथ रखा। समझो बहन समझने लगा था। उन दोनों भाइयों की बहन नहीं है ना। अमायमा ने हिना और बाकी घर वालों को भी मदऊ किया था। वो मुंह बोली बहन को अपनी तरफ से बालियाँ दे गया। अम्मी की बात पर नाइमा आपी ने बड़ी शक्की निगाह से उसकी सिम देखा था। हैरत की बात है भला, उस शख्स के हमारे घर मधु होने और फिर सोने की बालियां दे जाने की क्या तुक बनती है। नाइमा आपी की बात पर अब्बा ने भी बेहद हैरत से पहले नाइमा और फिर अमायमा की सिम देखा। इस पहलू पर तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि शायद उन लोगों को गरीब जानकर कुछ मदद कर दी होगी और साइमा को तोहफे की शक्ल में बालियां दे गए होंगे। मगर इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नेक हैं, समंदर से भी बड़े दिल वाले। गालिब भी इन्हीं में से एक है। अम्मी ने उसकी तारीफ़ की। अब मैं समझी कि आपने मामू बरकत के पैसे लेने से क्यों इनकार किया था। इस रिश्ते से इनकार किसके कहने पर हुआ है? बात खुलकर सामने आ गई है। क्यों मायमा? नाइमा आपी ने शकी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो हक्का बक्का उनकी शक्ल देखती रह गई। ये बात को किस रंग में ढाल दिया था उन्होंने। बस करो नाइमा, अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ये कहना चाहती हो कि वो लड़का अमायमा की वजह से इतना महंगा तोहफा देकर गया है? अम्मी गुस्से से बोली। अब्बा को भी नाइमा की बात अच्छी नहीं लगी थी। बात ही ये है। खैर, हिना वगैरह को मैं जानती हूँ। जूबी की कज़न है हिना। पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं ये लोग। उनके वालिद साहब एक तवील अरसा इंग्लैंड में रहे हैं, वहीं शादी की, उम्र गुजारी, अब सारा कारोबार यहाँ शिफ्ट कर लिया है। बहुत खाते पीते लोग हैं। वो तो किसी ऊंचे घराने में ही रिश्ता तय करेंगे। अमायमा को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए। वो अब्बा की मौजूदगी में बड़े धड़ल्ले से इस बात पर इल्ज़ाम लगा रही थी, हालांकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। उसने तो सिर्फ उससे मदद मांगी थी। वो अब्बा की मौजूदगी में बड़े धड़ल्ले से उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, हालांकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। उसने तो सिर्फ उससे मदद मांगी थी, जो उसने बड़े तरीके से की थी। फिर भी वो बदनाम हो रही थी। सोने की बालियां देकर वो किसी की नज़र में अमायमा के लिए मशकूक हो रहा था, तो अगर खुलेआम मदद करता तो क्या होता। वो लरस कर रह गई। नाइमा, कोई और बात करो, अब्बा ने सख्ती से कहा। वो खामोशी से चाय पीने लगी। वो फर्श को घूरती रही, जहन कहीं और ही भटकने लगा था। बच्चों को होमवर्क करवा कर वो सबक याद करवा रही थी जब हिना भाभी उसके पास आ बैठी। मुझे तुमसे एक बात करनी है मायमा, और आंटी भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे पूछें।
مگر وقت ہی نہیں ملا۔ ہنا بابی کی بات پر وہ چونک گئی۔ ایسی کیا بات ہو سکتی تھی؟ بچوں کے اندر جاتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آنٹی بھی وہیں آ گئی۔ کہیے کیا بات ہے؟ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ غالب نے اسے 25,000 روپے دیے تھے؟ بات دراصل یہ ہے امائمہ کہ ہم پہلی دفعہ زاہد کی شادی پر ہنا کے رشتہ داروں سے بھی ملے تھے۔ تم تو جانتی ہو کہ ہم ساری عمر باہر گزار کر آئے ہیں۔ خیر وہاں زاہد کی شادی پر اس کی بہن بھی بارات کے ساتھ آئی تھی۔ زوبی کی نند ارما تمہاری بہن کی بھی نند ہی ہوئی نا؟ تو وہ بچی ہمیں غالب کے لیے پسند آ گئی ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ زوبی بھی ابھی اس گھر میں نئی دلہن ہے۔ تمہاری بہن تو جانتی ہوگی، تمہارے ماموں کی بیٹی ہے۔ تم بھی جانتی ہوگی کیسے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ماشاءاللہ زوبی بہت خوش ہے، مگر وہ بچی کیسی ہے یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو۔ آنٹی نے تفصیل سے بات کی۔ اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس شخص کی وجہ سے وہ نائمہ آپی کی نظروں میں مشکوک ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سائمہ کو اس کی وجہ سے اتنی مہنگی بالیاں دے کر گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے خواب نہ دیکھیں کہ وہ اپنے جیسے کسی اونچے گھرانے میں ہی رشتہ کریں گے۔ ایک لمحے میں اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ ارما بہت اچھی لڑکی ہے آنٹی، پڑھی لکھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ آپ لوگ ضرور رشتہ کریں۔ میں اس لیے حمایت نہیں کر رہی کہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ غالب کے لیے واقعی بہت اچھی رہے گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہنا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ آنٹی نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ویگن سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، غالب گیاس اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی گاڑی کہاں تھی۔ سائمہ کیسی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا نا؟ وہ شاید یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ سائمہ تو ٹھیک ہے، اپنے گھر خوش ہے، مگر آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بے حد آہستگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ جو کیا ہے بلکہ ہوا ہے وہ غلطی تو نہیں، خود بخود ہو گیا بلکہ ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کس رو میں تھا، ایک عجیب سا جملہ بولا۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ سائمہ کو سونے کی بالیاں کیوں دی آپ نے؟ آپ کو نہیں پتہ مجھے ان بالیوں کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں سننی پڑی ہیں۔ نائمہ آپی نے کہا آپ نے یہ سب میری وجہ سے کیا، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے ماموں سے پیسے لینے سے انکار بھی آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے بتائیے میں ان سے کیا کہوں؟ پتہ نہیں دکھ اور بے بسی کی وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے آپ سے اپنے گھر کی ساری باتیں کر دی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کی ذرا سی ہمدردی مجھے میرے اپنوں کی نظر میں مشکوک بنا دے گی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیتی۔ آنٹی نے مجھ سے ارما کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے خود پر لگے الزام کو دھونے کے لیے انہیں وہاں رشتہ کرنے کو کہہ دیا ہے۔ آپ کو میری عزت رکھنی ہوگی۔ اس نے آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے خوشیاں دینے کا سوچ رہا تھا اور وہ خود اس سے اپنے لیے مزید دکھ مانگ رہی تھی۔ یہ ارما کون ہے؟ ویگن سٹینڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا۔ آنٹی آپ کو سب کچھ بتا دیں گی، وہ کہتے ہی ویگن پر سوار ہو گئی۔ ویگن چل پڑی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ اچانک ہونے والی ملاقات اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی ہے، مگر وہ اپنے دل پر منو بوجھ لیے واپس ہو گیا۔ دن جو مہینوں کے قالب میں ڈھل رہے تھے بے حد بیزار سے لگنے لگے تھے، اگرچہ امی ابا کو اس پر اعتماد تھا اور انہوں نے اس موضوع پر اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، مگر وہ خود اپنی ہی نظروں میں مجرم بن گئی تھی۔ غالب اس روز کے بعد گھر پر نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ہنا بابی نے بتایا تھا کہ وہ کام میں مصروف ہے۔ وہ ہر روز کی طرح اپنے مقررہ وقت پر بچوں کو پڑھانے آئی تو پورچ میں ماموں برکت کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ بچے لان میں ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم اگرچہ کافی فاصلے پر تھا، مگر پھر بھی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچوں کے بیگ کھولنے لگی۔ ٹیچر ہماری چاچی آئیں دی، ننھی زویا نے خوشی سے بتایا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جی نہیں، چاچو کہہ رہے تھے نہیں آئیں گی، ریحان نے فوراً جواب دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دونوں اسی بات پر لڑنے لگے تھے۔ اس کا دل وسوسوں میں گھر گیا۔ اگر غالب نے انکار کر دیا تو نائمہ آپی کا شک یقین میں بدل جائے گا اور پھر وہ امی ابا کو بھی ساری کہانی سنا دیں گی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا۔ سبز رنگ کے کاٹن کے دوپٹے سے پسینہ صاف کر کے وہ دوبارہ کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو یہ آپ کے ماموں کی فیملی ہے جو میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کب آ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بچے اپنی کتابوں میں مگن تھے۔ جی، وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکی اور یوں ہی زویا کی کاپی کھول کر دیکھنے لگی۔ آپ کی آپی بھی آئی ہیں، مگر مجال ہے جو ایک دفعہ بھی آپ کا ذکر کیا ہو۔ حالانکہ ہنا بابی نے کھڑکی میں سے آپ کو آتا دیکھ کر انہیں کہا بھی امائمہ آ گئی ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امائمہ، جب ان لوگوں کو آپ کی پرواہ نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ وہ بات کے آخر میں کچھ چڑ کر بولا۔
वो चुप बैठी रही। आपे की बेहिसी पर रोना भी आया। और आपके मामू बरकत आपकी अमद का सुनकर कहने लगे, बहुत फजूल लड़की है, हमने उसी की वजह से इनके घर से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। सारा दिन सड़कों पर मारी मारी फिरती है, कोई मामूली सी नौकरी भी नहीं मिलती। बस ऐसी लड़कियों को घर से बाहर रहने की आदत पड़ जाती है। वो उसे बता रहा था। मामू बरकत ने ऐसा कहा होगा, वो कह सकते थे। अमायमा, ज़रा इधर आना बेटी। आंटी ने बरामदे से इसे आवाज़ दी। गालिब की मौजूदगी उसे उनकी नज़र में भी मुजरिम ठहरा सकती थी। उसके कुछ कहने से पहले वो खुद ही बोल पड़ा। भाई रेहान तो बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलने लगा है। वो उठकर आंटी के पास आ गई। बेटी, गालिब और अरमा के रिश्ते के सिलसिले में तुम्हारे मामू मुमानी और नाइमा आए हैं, तुम आओ ज़रा। वो उसका हाथ थामे अंदर ले गई। उसे देखते ही आपी ने पहलू बदला। मामू मुमानी के चेहरे पर भी नागवारी सी फैल गई। अमायमा ने अरमा की बेहद तारीफ़ की थी। कहने लगी, ये तारीफ़ इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरे मामू की बेटी है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि वो है ही बहुत अच्छी। मगर अमायमा को ये नहीं पता कि ये खुद बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना भाई साहब कि अमायमा बहुत फजूल लड़की है, तो बहुत गलत कहा था। ये तो अपने घर वालों के लिए मुखलिस और बहुत सीधी सादी बच्ची है। अपने वालिद की मजदूरी की वजह से बेचारी बच्ची को मजबूरी के हाथों बाहर निकलना पड़ा, वरना जब उनके हालात अच्छे थे तो नैमा बेटी को भी तो धूमधाम से ही ब्याह कर रुखसत किया था ना। बुरे वक्त से और बुरी घड़ी से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह इस बच्ची को हिम्मत और उसके वालिद को सेहत कामला अता फरमाए। आंटी की बात पर जहाँ वो तीनों हैरान और परेशान हुए थे, वहीं वो भी हैरत ज़दा थी। इन खुशियों में बसे चमकते चेहरे वाले मेहमानों के बजाय वो थकी हारी सबस कॉटन के घिसे हुए सूट में मलबूस गरीब लड़की की हमायत कर रही थी। मैं आपको फ़ोन पर गालिब की राय और अपने फ़ैसले के बारे में बता दूंगी। आंटी ने बात ख़त्म की। वो तीनों एकदम से उठ गए। उनके चेहरों पर गुस्से के आसार वाजिया थे। नाइमा आपी ने जाते जाते ही उसे उन्हीं मशूक निगाहों से देखा था। वो बदनामी के खौफ से लरस कर रह गई। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगी। इतवार का दिन था। उसे सुबह से बुखार हो रहा था। वो अंदर कमरे में पड़ी रही। वकार अब्बा को लेने आया तो साइमा को छोड़ गया। वो सबज रंग के कामदानी सूट में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में वही सोने की बालियां झिलमिला रही थी। उसे बेख्तियार वो याद आ गया। वो इतना खूबसूरत और शानदार शख्स किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, मगर वह खुद इस जैसी आम और गरीब लड़की का तलबगार था। साइमा ने सारे घर के काम काज किए, खाना बनाया और उसके पास आ बैठी। जब से अब्बा वकार की दुकान पर जाने लगे थे, हालात काफ़ी ठीक हो गए थे। अब्बा रोज़ाना जो पैसे लेकर आते, उनमें से अम्मी बावर्ची खाने का सामान मंगवा लेती। उसके लाए हुए पैसों से बिजली, गैस का बिल और दूसरे अखराजात पूरे हो जाते। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है अमायमा, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम दिल पर ना लो, आप ही की आदत है। वो इतनी खुदगर्ज हैं कि अपनी खुशियों के लिए बाकी सबकी खुशियों का भेंट चढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने जो बात की है उसका अंदाज़ गलत है। वैसे मैंने भी गालिब भाई की निगाहों में तुम्हारे लिए एक ख़ास जज्बा चमकता देखा है, मगर मैंने दुआ की थी कि मेरी बहन को उसकी सादगी, खलूस और कुर्बानियों का सिला उस शख्स की सूरत में मिल जाए। अमायमा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वह तुम में इंटरेस्टेड हैं? साइमा बेहद राजदारी से पूछ रही थी। गालिब ने सब कुछ कह दिया है। वो मेरे सिवा किसी से शादी करने पर रजामंद नहीं। मैं नहीं जानती कि बाकी सबको इस बारे में कुछ पता है या नहीं, मगर आंटी और ग्यास अंकल हम गरीबों के घर रिश्ता करने पर कहाँ रजामंद होंगे। वो अफसुर्दगी से बोली। क्या तुम गालिब भाई को पसंद करती हो अमायमा? साइमा ने एक और सवाल किया। मैं तो उस शख्स की एहसानमंद पहले हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ था कि मुझे भी। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, मगर वो शर्म के मारे जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई। आंटी ने जब अरमा के सिलसिले में उससे बात की थी तो दिल में कुर्सियाँ सी चुभती महसूस हुई थी। तब उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो भी उसे अपने दिल में कोई मुकाम दे चुकी है। तुम सो जाओ, मैं खाना बना लूँगी। साइमा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। बुखार की शिद्दत कुछ कम हुई तो कमज़ोरी और गनूदगी से वो मुकम्मल नींद की आगोश में चली गई। शाम को अरसल और नौमी के बॉल से दरवाज़ा बज उठा। वो यकदम आंखें खोलकर उठ बैठी। बाहर से उन दोनों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। वो हाथों से लिबास की शिकनें दुरुस्त करके बाहर निकली तो वो दोनों वहीं क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थे। अम्मी और साइमा गायब थीं। अब्बा भी काम पर थे। वो बैठक की तरफ हुई, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। अम्मी और साइमा कहाँ हैं अरसल? उसने भारी होते सर को हाथ से दुबाते हुए पूछा। नाइमा आपी के यहाँ गई हैं। समीना बाजी के घर फ़ोन करके बुलाया था। मामू बरकत ने अब्बा के एक्सीडेंट के बाद से दिए गए पैसों का हिसाब कर दिया है, उसी लिए बुलाया है। आपका बुखार अब ठीक है? अरसल उससे कुछ पूछ रहा था। हिसाब?
यानी अब वो मुझसे अपनी बेटी के धुतकारे जाने का बदला इस तरह लेंगे। हिसाब लाखों रुपए बन जाएंगे। अगर अम्मी या अब्बा को कुछ हो गया तो। उससे आगे वो कुछ सोच ही ना सकी। तार पर फैली चादर उतारकर वो बाहर निकल गई। आपी, आपी कहाँ जा रही हैं? आपको बुखार है आपी? अरसल उसके पीछे भागा, मगर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ गई। उस वक्त बुखार भी भूल चुकी थी। ग्यास विला के गेट पर खड़ी वो तसव्वुर में अपनी माँ की बेबसी देख रही थी। अमायमा। गाड़ी के टायर उसके बेहद करीब चल रहे थे। वो गाड़ी में से उतरकर बाहर निकल आया। आज तो संडे है। वो हैरान था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर कोई और भी बाहर निकला था, मगर उसे कुछ और देखने का ध्यान कहाँ था। उसके मुरझाए हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से ही बुखार का एहसास हो गया था। अमायमा, क्या बात है, आप आज यहाँ? वो इतना तो समझ गया था कि कोई बड़ी बात है। आप अरमा से शादी कर लें तो ये है अमायमा। गयास साहब ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। उनकी मोहब्बत पर उसकी आंखें डुबडुबा गईं। उसने तशक्कुर भरी नज़रें उठाकर देखा। ये भूरी रंग की आंखें कहीं और भी देख रखी थीं। इन आंखों से बहुत गहरा और बहुत करीबी रिश्ता था। उनके दिमाग के किसी हिस्से में झमाका सा हुआ था। शहाबुद्दीन, मेरा भाई। ग्यासुद्दीन अचानक ही बड़बड़ाए थे। अमायमा के साथ ही गालिब ने भी चौंक कर उनकी तरफ देखा। मेरे अब्बा का नाम है। उसने आंसू पोंछे। ये आंखें देखकर मैंने पहचान लिया। मुझे शहाब के पास जाना है। तुम उसकी बेटी हो? वो भराई हुई आवाज़ में बोले। कैसा मंजर बदला था। तो क्या चाचू इसी शहर में है? गालिब जैसे सब कुछ जानता था। हाँ, जब वो बाहर जाने के ख्याल से डरकर भाग गया था तो। हाँ, वो इसी शहर में है। मुझे शहाब से मिलना है। वो उनसे मिलने को बेचैन हो गए। अमायमा के साथ साथ गालिब के लिए भी ये सब हैरान कुन था। आप, मैंने जो कहा। वो गालिब की तरफ मुड़ी। अब तुमने अपनी ज़ुबान से ऐसी बात की तो मैं शूट कर दूंगा। वो गुस्से से बोला। किसे? वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। पहले तुम्हें और फिर खुद को। वो कहते ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो भी खामोशी से पीछे बैठ गई। अम्मी और साइमा दिलो दिमाग पर बोझ लिए घर दाखिल हुई तो अरसल ने फ़ौरन सब कुछ बता दिया। मैं रोकता भी रहा, मगर वो चादर लेकर चली गई। अम्मी, मामू ने कितने रुपए मांगे हैं? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। वो बिना कोई जवाब दिए किसी बुत की तरह चारपाई पर ढह गई। घर के बाहर गाड़ी रुकी तो वो जल्दी से बाहर निकले। जगह जगह से उतरे रंगो रोगन वाले इस बोसीदा से मकान पर एक नज़र दौड़ाते ही उन्हें गालिब की बताई हुई बातों का यकीन हो गया। वो अमायमा से शादी का ख्वाहिशमंद था और उसने उन्हें इनके घरेलू हालात के बारे में बता दिया था। इस वक्त वो नहीं जानते थे कि अमायमा उनकी अपनी ही निकलेगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हो गए। अमायमा और गालिब उनके पीछे ही थे। कौन है? सकीना खातून ने दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आने वाले के चेहरे के नाकूश देखे बाले थे। अलबत्ता माशी खुशहाली ने चमक और ताजगी बख्श रखी थी। नोमी के अब्बा, कोई आपका मिलने वाला है शायद। उनकी नज़र दरवाजे के पीछे खड़े अमायमा और गालिब पर नहीं पड़ी थी। शहाबुद्दीन जो अभी दुकान से आए थे बाहर निकले, अपनी व्हीलचेयर को घसीट कर सहन में लाए। उनकी नज़र जिस चेहरे पर पड़ी उसे देखने को तो आंखें तरस गई थी। कितना तड़पे थे वो अपने भाई को देखने के लिए। दीनू, ग्यास भाई। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए। शहाब, मेरा भाई, कैसा है तू? वो भी एक झटके से आगे बढ़े थे। अमायमा और गालिब भी सहन में आ गए। साइमा, अरसल, नोमी, अम्मी सभी हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। क्यों भाग गया था तू? सारी रात मैं तुझे ढूंढता रहा। अब्बा के दोस्त ने भी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। फिर सुबह तक थक हार कर वो मुझे लेकर चले गए। वो तुझे ढूंढने वापस आना चाहते थे, मगर ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। ग्यासुद्दीन ने आंसू बहाते हुए कहा। तू भी तो नहीं आया मुझे ढूंढने। उनके लबों से भी शिकवा फिसल गया। आया था, मगर बहुत कम वक्त था। किस्मत में नहीं था, सो तू नहीं मिल सका। हालांकि ये शहर इतना बड़ा तो नहीं। इसी शहर की गलियों में ही तू कहीं रहता था, मगर मुकद्दर में नहीं था ना यार। वो उनके हाथ थामते हुए बोले। अमायमा बेटी की आंखें बिल्कुल तुझ पर गई हैं। मैंने एक लम्हे में ही पहचान लिया कि ये मेरे भाई की बेटी है। तुझे पता है गालिब ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मगर मुझे क्या पता था कि ये लड़की मेरी अपनी भतीजी होगी। वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अब्बा ने उलझी निगाहों से उसकी सिम देखा। तू रकम की फ़िक्र बिल्कुल ना कर, मैं दूंगा। भाभी, कितने पैसों का हिसाब दिया है बरकत साहब ने? मेरे भाई से मिलाने की खुशी में अमायमा बेटी के दिमाग का ये बोझ भी उतर जाना चाहिए। वो बात करते करते सकीना खातून की तरफ घूमे। जी, वो 2.5 लाख रुपया, ये तकरीबन 7 साल से इस तरह है। अम्मी ने दुपट्टे से आंखें मसलते हुए कहा। अब्बा नासमझी से सबके चेहरे देख रहे थे। गालिब, ये चेक पकड़ो और अभी देख कर आओ उन साहब को, और कहना सुबह कैश करवा लें। और हाँ, ये भी कहना कि ये रकम शहाबुद्दीन साहब ने भेजी है। ग्यासुद्दीन ने कोट की जेब से चेकबुक निकालकर रकम लिखी और अपने दस्तखत कर दिए।
जी अब्बू। और हाँ साइमा बेटी, तुम या अमायमा गालिब के साथ जाओ ताकि उसे यकीन हो जाए कि रकम इसी घर से गई है। उन्होंने ताकीद की। साइमा को हैरत भी हुई, कैसे वो सिर्फ गालिब भाई के बताए गए नामों से ही उसे पहचान गए थे। हैरान मत हो, गालिब ने बताया था, अमायमा की बहन साइमा को मैंने बहन बनाया है। मैं पहचान गया था कि तुम ही साइमा हो। उन्होंने उसकी हैरानी भांप ली। वो गालिब भाई के इशारे पर उनके साथ हो गई। ये सब क्या मामला है? अब्बा पूछ ही बैठे। बताता हूँ। भाभी ज़रा अच्छी सी चाय तो बना दे, मुझे आज अपने भाई से बहुत सी बातें करनी है। कई सालों की दास्तान है जो एक दूसरे के गोश गुजार करनी है। वो चारपाई पर बैठते हुए बोले। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए बावर्ची खाने में घुस गईं। उन्हें तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहाबुद्दीन के बड़े भाई उन्हें मिल चुके हैं। अमायमा भी उनके पास ही चली आई। अरसल और नोमी को गयासुद्दीन ने अपने दोनों बाजुओं में घेर कर साथ ही बिठा लिया। देर तक वो एक दूसरे को अपने अपने हालात ज़िंदगी सुनाते रहे। मगर गालिब ने अमायमा के बारे में तुम्हें इतनी तफसील से क्यों बताया था? वो पूछे बिना ना रह सके। उसने मुझे पहली दफ़ा फ़ोन पर बताया था कि जो लड़की गुज़ैन भाई के बच्चों को पढ़ाने आती है वो मुझे अच्छी लगने लगी है, मैं उसी से शादी करूँगा। फिर उसने मुझे अमायमा के घर की, माँ बाप, बहन भाइयों की और देकर तमाम हालात की तफसील भी बताई। अब इतनी तफसील उसे भी कैसे पता चली, तो ये तो तुम उसी से पूछना। वैसे भी यार, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे वाबस्ता हर शय के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब उससे ज़्यादा तुझे क्या बताऊँ? वो उनका हाथ थामे मुस्कुराते हुए बोले। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। साइमा बेटी की शादी पर गालिब आया था, मगर मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये रकम वाला किस्सा क्या है? बरकत को कौन से खाते में 2.5 लाख का चेक भेजा है? वो उलझे हुए लहजे में बोले। भाई की आन मिलने की खुशी के साथ ये उलझन भी दिमाग को थका रही थी। रहने दो यार, यूं समझो तुम्हारी जान के सदक़े में उसे ये 2.5 लाख बेच दिए। वो टाल के, नहीं मुझे बताना होगा। वो भी ज़िद करने लगे। अरसल और नोमी मासूमियत और हैरत से अपने अचानक आ जाने वाले ताया को देख रहे थे। तो अभी तक उतना ही ज़िद्दी है यार। बात दरअसल ये है कि तेरे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से अब तक वो जो हर्ष भेजता रहा उसी का हिसाब किया था उसने। अपनी रकम वापस मांगी थी और ऐसा उसने ज़िद में कहा था। उनके यहाँ गालिब के रिश्ते की बात चली थी और गालिब ने अमायमा की वजह से ही रिश्ते से इनकार किया था। और दूसरा ये कि तुम्हारी भाभी के बकौल वो लोग खुदगर्ज और बेहिस भी थे। इसी वजह से उसने इंतकाम की एक घटिया राह निकाली। खैर छोड़ इस किस्से को, तू ये बता कि अमायमा बेटी के लिए ये लंबा खंबा तुझे पसंद है या? वो आखिर में बड़ी राजदारी से बोले। नहीं यार, मुझ गरीब पर इतने एहसान मत कर, मैं इस काबिल नहीं हूँ। उन्होंने सर झुका लिया। तू मेरा भाई है यार, भाई का भाई पर एहसान नहीं होता। हम दोनों एक हैं, बिल्कुल इस हथेली की तरह। और ये जो उंगलियां हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं। एक मुद्दत एक दूसरे से दूर रहे हैं, अब मेरा तेरा करके कोई दूरी ना डालना यार। इस रिश्तों की हथेली को बंद मुट्ठी बना कर रखना है। समझ रहा है ना मेरी बात को? वो उन्हें बड़ी संजीदगी से समझा रहे थे। समझ गया हूँ, और मुझे अमायमा और गालिब के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने अमायमा को आता देखकर बड़ी राजदारी से कहा। इस बात पर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। एक दूसरे को देखते देखते दिल नहीं भर रहा था। गालिब भाई के साथ जब वो अंदर दाखिल हुई तो नायमा आपी और मामू बरकत लाउंज में ही बैठे थे। गालिब और साइमा को देखकर वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। आप यहाँ और साइमा के साथ? नायमा आपी ने हैरत से पूछा। मामू बरकत की आंखों में हैरत थी। मैं बताता हूँ नायमा जी, दरअसल चाचू ने आप लोगों के पैसे वापस भेज दिए हैं। ये लीजिए 2.5 लाख का चेक, कल सुबह कैश करवा लीजिएगा। उसने चेक निकाल कर बरकत साहब को थमा दिया। वो अभी तक नासमझी से उसे देख रहे थे। चाचू, और ये साइमा आपके साथ क्यों आई है? नायमा आपी ने पूछ ही लिया। क्योंकि मेरे साथ अमायमा को देखना बर्दाश्त कहाँ कर सकते हैं। खैर, साइमा मेरी बहन है, मेरी चचाजाद बहन, मेरे चाचू शहाबुद्दीन की बेटी, और इसीलिए अब्बा ने यह रकम लौटाई है। चलो साइमा। उसने बात मुकम्मल करके साइमा को चलने का इशारा किया। चाचू, मैं कुछ समझी नहीं, क्या अब्बा के कोई भाई भी हैं? वो एकदम उनके सामने आ गई। जी हाँ, और वो दोनों आज ही मिले हैं। चलो साइमा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा, बहुत जल्द मैं अमायमा के साथ आऊँगा। अब क्या करें, आपकी वजह से हम साथ चलना तो नहीं छोड़ सकते ना। वो बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया। साइमा ने उसकी तकलीद की। नायमा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। कैसी चोट करके गया था वो। तकब्बुर में बोले हुए कितने ही बड़े बोल आज वो कितनी आसानी से जुटला गया था। जिनको वो और उसका ससुराल कुछ भी नहीं समझते थे, जिन बहनों को वो अपने उतरे हुए कपड़े भेजा करती थी, आज वो कितनी मुकम्मल लग रही थी। उसने कहा था कि वो किसी ऊंचे घराने में शादी करेगा, और गालिब ग्यास ने क्या किया था? उसने साइमा को बहन बनाया था और अमायमा के बिना उसकी ज़ात अधूरी थी। उसने कहा था अमायमा बदसूरत है
اور وہ غالب گیاس کی نظر میں اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے سامنے اسے ارما کی خوبصورتی دکھائی ہی نہیں دی۔ ایک ایک کر کے سارے بڑے بول بھوت بن کر نائمہ کے سامنے ناچنے لگے۔ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کتنا ستایا تھا اس نے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں غلط تھی۔ دولت دل کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل رشتہ دل کا ہے، دولت کا نہیں۔ مجھے بھی سب سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگنی ہے۔ میں دولت کو دل پر ترجیح دیتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماموں برکت کے ساتھ بیٹھ کر نوٹ گننے کی بجائے یا دولت کے حساب کتاب لگانے کی بجائے دل جیتنے جا رہی تھی۔ شاہد، مجھے امی کے ہاں جانا ہے، اس نے اندر آتے شاہد سے کہا۔ وہ اس کایا پلٹ پر حیران تھا مگر خاموشی سے ساتھ ہو لیا۔ وہ شام کو چاچو کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ سائمہ نے چھت کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ چھت پر آیا تو وہ منڈیر سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اسی انداز میں جا بیٹھا۔ اس نے کسی گہری سوچ سے نکل کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے چاچو چاچی اور بچے ہمارے گھر گئے ہیں۔ امی اور ہنا بھابھی بے حد خوش ہیں۔ امی نے آج ہی انکشاف کیا ہے کہ وہ بھی تمہیں ہی پسند کرتی تھی، اور برکت صاحب نے جب تمہارے بارے میں غلط انداز سے بات کی تو وہ برداشت نہیں کر سکی۔ اسی لمحے انہیں اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی دل ہی دل میں تمہیں میری دلہن کے روپ میں دیکھتی تھی۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا یہی سوال تو وہ آنٹی سے کرنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے سامنے انہوں نے اس کی حمایت کیوں کی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا خوش ہوں، مجھے زندگی کتنی خوبصورت لگنے لگی ہے۔ میری دعاؤں نے اتنی جلدی قبولیت پا لی۔ امائمہ، تم جانتی ہو کہ ہمارا پروردگار ہمارے جسموں کی کٹ پتلیوں کی ڈوریاں چلاتا ہے، ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، میں کہاں تھا، اس ملک سے اتنی دور، تم کہاں تھی۔ پھر ہم ملے، ہم ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے دکھ جانتے اور کرتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ اسی پروردگار نے ہمارے ذریعے دو لوگوں کو، دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے سے ملوانا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بھی ملا دینا ہے۔ امائمہ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، کب آپ نے زندگی میں بہت اہم درجہ حاصل کیا اور کب آپ میری دعا بن گئے۔ غالب، ہم واقعی کچھ نہیں جانتے، وہ بھی آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے بولی۔ جیسے تم یہ نہیں جانتی کہ اگلے جمعے کو ہمارا نکاح ہے، اسی دن رخصتی ہے۔ چاچو نے یہ شادی بھی سادگی سے کرنے کو کہا تھا، ابو نے یہ بات مان لی ہے۔ چاچو وقار کی دکان کی بجائے اپنی ورک شاپ پر جایا کریں گے۔ میں نے مشرقی لڑکوں کی طرح اگلے جمعے کو شادی پر ہاں کر دی ہے، اور وہ بات کرتے کرتے شرارت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور وہ الجھی، اور یہ کہ تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تم اس وقت کتنی پیاری لگ رہی ہو، تمہیں ایک گلاب کا پھول پیش کرنا چاہیے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے گلاب کا آدھ کھلا پھول نکال کر اس کی سمت بڑھا دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ غالب نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم واقعی کچھ نہیں جانتے، یہ بھی نہیں کہ لڑکی کا تایا ہاتھ میں جوتا لیے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ بھاری آواز پر ان دونوں نے ہی مڑ کر دیکھا۔ سیڑھیوں کے پاس تایا ابو شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ اس نے شرما کر منہ چھپا لیا۔ کیا ہے ابو، اسی سین میں انٹری دینی ضروری تھی کیا؟ وہ جلا کر بولتے ہوئے اٹھ گیا۔ بے حد ضروری تھی، ورنہ سارے لوگ اوپر آ جاتے۔ نیچے چلو، سب نیچے موجود ہیں، اور وہ زویا تو ٹیچر چاچی سے ملنے کو بےتاب ہو رہی ہے، اور نائمہ بھی آئی ہے، وہ سب سے معافی مانگ چکی ہے۔ تم بھی معاف کر دینا مائمہ بیٹی۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی طرف گھومے۔ وہ پہلے تو حیرت سے ان کے جملے پر غور کرتی رہی، پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ واقعی سب کے درمیان ہنستی مسکراتی نائمہ آپی چارپائی پر چونکڑی مارے بیٹھی تھی۔ وہ وہیں رک گئی۔ اسی لمحے ان کی بھی نظر اس پر پڑی اور وہ دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے معاف کر دو مائمہ، اسے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی منت بھری آواز میں کہا۔ یوں مت کہیں آپی، اس نے انہیں ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ میں سمجھ گئی ہوں، دولت کم ظرف ہے اور دل سمندر ہے، بہت بڑا، بے حد گہرا، جیسے تم نے ایک پل میں مجھے معاف کر دیا، حالانکہ میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ وہ شرمندہ تھیں۔ بس اب کچھ مت کہیے گا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اس نے مزید انہیں کچھ کہنے سے روک دیا۔ جمعے والے دن وہ نارنجی رنگ کے خوبصورت کامدانی لہنگے میں دلہن بنی غالب گیاس کے ساتھ گیاس ولا میں داخل ہوئی تو آنٹی نے سرگوشی کی۔ پہلے دن قسمت تمہیں میرے دروازے پر لے کر آئی تھی تو میں سمجھ گئی تھی اس لڑکی کا آنا اوپر والے کا کوئی اور ہی فیصلہ ہے، اور دیکھ لو، سچ ہو گیا۔ ولیمے کے بعد امی، نائمہ آپی، ارسل اور نومی کے ساتھ اسے مکلاوا لینے آئیں تو وہ بے حد خوش تھی۔ تمہارے ابا کو ورک شاپ بنا کر دی ہے گیاس بھائی نے، اب وقار بھی وہیں کام کرے گا۔ اب گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے امائمہ،
अम्मी के चेहरे पर खुशी और सुकून के रंग बिखरे थे। वो भी मुतमईन हो गई। गालिब की तरह तायाबू का दिल भी समंदर था। अब्बा बेहद खुश और मुतमईन थे। वो मकलावा रहकर जाने लगी तो अब्बा ने गालिब से कहा, बहुत थक गई है मेरी अमाइमा, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मेहनत की है। उसने घर के लिए बहुत कुछ सहा है, बड़े ताने बर्दाश्त किए हैं। इसे हंसते हुए देखने को तरस गया हूँ मैं। अब उसे रोने ना देना गालिब बेटे। अब्बा की बात के जवाब में उसने उनके हाथ थाम लिए। मेरा आपसे वादा है चाचू, अमाइमा ने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए। अब आप उसे मुस्कुराते हुए ही देखेंगे। आपको पता है ये मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है। क्यों अमाइमा, ज़रा मुस्कुरा कर दिखाओ। वो बात करते करते शरारत से बोला। जवाबन वो खिलखिला कर हंस दी।